जी प्यारे बच्चों, दोस्तों, मित्रों, नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके समक्ष आने वाली वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश दरोगा, एसएससी जीडी और यूपी ट्रिपल एससी जैसे तमाम सारे एग्जाम लगे हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब हम आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं अध्यायवार सीरीज, जिसमें हम हिंदी का खात्मा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अध्यायवार सीरीज में आज की जो पहली जबरदस्त क्लास होने वाली है वो क्लास भाषा बोली एवं लिपि की होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, भाषा बोली लिपि की 2 से 3 क्लास में हम पूर्णतः भाषा बोली लिपि समाप्त कर देंगे। उसके बाद अगले चैप्टर की तरफ हम चलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह सीरीज आपकी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रोजाना आएगी, और अगर आपने वीडियो को ढेर सारा प्यार और स्नेह दिया तो आपका जो शनिवार का दिन आएगा उस दिन हम लोग पूरा मॉक की तरह हम लोग करेंगे, जिसमें सारे चैप्टर के प्रश्न होंगे, आपके मिसलिनियस तरह के आपके सवालों को हम लोग करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, अभी अध्यायवार सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज अध्यायवार सीरीज की पहली क्लास भाषा बोली और लिपि की आ चुकी है। देर ना करते हुए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 आपका आ चुका है। देखिएगा, पहला प्रश्न जो जिनको आपकी निगाहें दीदार कर रही हैं, पहला सवाल आपके आंखों के सामने है, स्क्रीन पे है। देखिएगा, बिहारी की रचना सतसई में किस भाषा का प्रयोग हुआ? देखिए, सदुक्कड़ी ना भैया ना, सदुक्कड़ी का कतई नहीं हुआ। खड़ी बोली आपकी कहाँ बोली जाती है भैया? मेरठ में बोली जाती है, और दिल्ली के भी कुछ क्षेत्र में क्या बोली जाती है? खड़ी बोली जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि खड़ी बोली का सेंटर आपसे पूछा जाए, केंद्र आपसे पूछा जाए, तो मेरठ है। कन्नौज के क्षेत्र में आपकी कन्नौजी बोली जाती है भैया। कहाँ बोली जाती है? कन्नौज के क्षेत्र में बोली जाती है। और ब्रज भाषा आपके मथुरा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ब्रज भाषा का केंद्र क्या है, ब्रज भाषा के केंद्र की बात करें तो ब्रज भाषा का केंद्र भी मथुरा है। आपका सवाल है बिहारी की रचना सतसई में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और इस सतसई में लगभग 719 छंदों का भी प्रयोग किया गया है। चलिएगा, अगले सवालों की तरफ हम चलते हैं। लगभग 719 छंद हैं किसमें? सतसई में। तो अगले सवालों की तरफ बढ़ चलते हैं। सवाल नंबर 2 देखिएगा, जिसका आपको जवाब देना है। हमें आपके इंतजार है आपके जवाब का। मगही किस उपभाषा की बोली है? देखिए भैया, मगही मैथिली और भोजपुरी। क्या लल्ला? मगही मैथिली और क्या है भैया? भोजपुरी। मगही मैथिली और भोजपुरी ये किसके अंतर्गत आती है? बिहारी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ABC, ए से आपका अवधी आती है, बी से आपका बघेली आती है, सी से आपका छत्तीसगढ़ी आती है, सी से आपका छत्तीसगढ़ी आती है। 3 चीजें आती हैं। पहाड़ी हिंदी से आपकी आके निकलती है कुमाऊनी और गढ़वाली निकलती है। यही आपका पहला जवाब क्या है लल्ला? सही है। चलिएगा, आज के तीसरे सवालों की तरफ चलते हैं। इसका जवाब दीजिएगा भैया। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? बहुत लाजवाब सवाल है। 2 जगह आपको भ्रमित कर देगा, संस्कृत से या अपभ्रंश से। यही 2 ऑप्शन आपको भ्रमित करने वाले हैं। आप जानते हैं कि बिहारी से आपका निकला है मगही मैथिली और भोजपुरी निकला है। तो हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो देखिए, सबसे पहले आपकी क्या आई लल्ला? संस्कृत आई। ये आपकी मूल भाषा थी। संस्कृत आपके 2 पार्ट में बटी। पहले पार्ट का नाम क्या था? वैदिक संस्कृत, और दूसरे पार्ट का नाम क्या था लल्ला? लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेद और उपनिषद की रचना की गई। लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत की रचना की गई। वैदिक संस्कृत कठिन थी, लौकिक संस्कृत उसकी अपेक्षा क्या थी? आसान थी। उसके बाद फिर क्या आई? इसके बाद फिर लल्ला क्या आया? पाली आया। पाली के बाद क्या आया भैया? प्राकृत आया। और प्राकृत के बाद क्या आया भैया? अपभ्रंश आया। प्राकृत के बाद क्या आया भैया? अपभ्रंश आया भैया। क्या आया? जवाब दीजिए भैया। अपभ्रंश आया। तो देखिए, आपसे कहा गया हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई? आपके जेहन में पहला उत्तर आएगा संस्कृत, लेकिन कदापि नहीं होगा। डायरेक्ट सवाल पूछ रहा है हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है, तो अपभ्रंश से हुई है। यहां पे सी इज द करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आया। अवहट्ट को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा। पुरानी हिंदी के नाम से अवहट्ट को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने पुकारा। उसके बाद फिर हिंदी आई है। लेकिन यहां पे जो हिंदी की बात की जा रही, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है, तो यहां पे जो सही जवाब होगा वो अपभ्रंश होगा। अगर यहीं पे सवाल पूछा जाता हिंदी भाषा की आदि जननी भाषा कौन सी है,
तब आप जवाब देते क्या, संस्कृत। लेकिन यहां पे कौन सा जवाब सही है आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भैया अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। चलिए भैया जवाब देना है, कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। देखिए अवधि बताइए, ये भैया आपके पूर्वी हिंदी संबंध रखती है। किससे, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आपका अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आता है। भोजपुरी ना ना ना, बिहारी हिंदी से सब संबंध रखने वाले हैं। बांगरू जी बिल्कुल सही है। पश्चिमी हिंदी से संबंध कौन सी भाषा का है, बांगरू का है। और ये राजस्थानी तो अलग से आपके राजस्थानी हिंदी, ठीक है। तो कौन सा जवाब सही होगा, यहां पे बांगरू सही होगा पश्चिमी भाषा के अंतर्गत। और इस पश्चिमी भाषा के अंतर्गत अल्लाह कितनी बोलियां आती हैं, तो आप जवाब देंगे 5 बोलियां आती हैं। 5 में एक आपके सामने क्या है, बांगरू है। और इसी के अंतर्गत खड़ी बोली भी आती है लल्ला। कौन सी आती है, खड़ी बोली भी इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसका जवाब दीजिएगा। संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। देखो बहुत लाजवाब सवाल है। संसार की भाषाओं में अर्थात विश्व की भाषाओं में पूछ रहा है हिंदी का कौन सा स्थान है। तो भैया पहला है, दूसरा है, तीसरा है, विकल्पों में से कोई नहीं, तीसरा स्थान है। अच्छा आप कहेंगे पहले स्थान पे कौन सा है, तो पहले स्थान पे आपकी क्या है लल्ला, अंग्रेजी है। आप कहेंगे सर दूसरे स्थान पे क्या है, दूसरे स्थान पे लल्ला आपकी चीनी है। और तीसरे स्थान पे क्या है, तीसरे स्थान पे लल्ला आपकी हिंदी है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 6 देखिएगा। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, लूसी भाषा कहां बोली जाती है। लूसी भाषा आपको जवाब देना है, कहां बोली जाती है। देखिएगा असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मेघालय में। तो लूसी भाषा असम में नहीं बोली जाती है लल्ला, ना अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है, और ना ही आपके मिजोरम में बोली जाती है, और ना ही आपके मेघालय में। अरे लल्ला मिजोरम में ही तो बोली जाती है। लूसी भाषा को एक और बोली के नाम से जाना जाता है, और इस बोली का नाम है भैया दुहलियन। दुहलियन बोली के नाम से भी इस लूसी भाषा को, यहाँ की बोली है, मिजोरम की बोली है, बड़ी प्रचलित है, इसी नाम से इसको जाना जाता है भैया। किस नाम से, दुहलियन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इस बात को आपको कंठस्थ कर लीजिएगा। तो कौन सा जवाब सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भैया अगली बात पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। मध्य देशीय या सौर श्रेणी अपभ्रंश को उस समय की निम्नलिखित में कौन सी भाषा माना गया है। उपभाषा, कृत्रिम भाषा, राष्ट्रभाषा या परिनिष्ठित भाषा। ना भैया परिनिष्ठित भाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा भी नहीं है, कृत्रिम भाषा भी नहीं है। कौन सी भाषा माना गया है, उपभाषा माना गया है। पहला जवाब बिल्कुल सही है और कुछ इसमें करना नहीं है। अगला देखिएगा, देवनागरी लिपि क्या है, चित्रलिपि है या सूत्र लिपि है, या वर्णात्मक लिखी है या अक्षरात्मक लिखी है। लल्ला देवनागरी लिपि आपकी अक्षरात्मक लिपि है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, संस्कृत भाषा का दूसरा नाम क्या है। देखो भैया संस्कृत भाषा को क्या द्रविड़ भाषा कहते हैं, नहीं कहते हैं, दुनिया जानती है। नागर भाषा नहीं कहते हैं, खड़ा भी क्या बोलते हैं। अरे भाई तो फर्जी बात है ना। आइए, संस्कृत भाषा को देव भाषा के नाम से जाना जाता है। हाँ, संस्कृत भाषा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। संस्कृत को मूल भाषा के भी नाम से जाना जाता है, और देववाणी के भी नाम से जाना जाता है ना, और देव भाषा के भी नाम से जाना जाता है। इसको अलग अलग देवताओं की वाणी कहा गया है। संस्कृत भाषा को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसका जो सही जवाब है वो बी इज द करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 10 नंबर देखिएगा, डॉक्टर तगारे के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, डॉक्टर तगारे के अनुसार अपभ्रंश के कितने भेद हैं। डॉक्टर तगारे के अनुसार अपभ्रंश के कितने भेद हैं, तो अपभ्रंश के 3 भेद हैं। पूर्वी अपभ्रंश कौन सा है भैया, पूर्वी अपभ्रंश, और पश्चिमी अपभ्रंश, पश्चिमी अपभ्रंश, और दक्षिणी अपभ्रंश। डॉक्टर तगारे के अनुसार, देखो भैया सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस में आया है, डॉक्टर तगारे के अनुसार अपभ्रंश के कितने भेद हैं, तो सही जवाब कौन सा है, 3 भेद है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली की राजभाषा क्या है। भैया बताइए, इसका जवाब दीजिए। गुजराती है, कतई नहीं है। देहलवी है, कतई नहीं है। हरियाणवी भी नहीं है। कौन सी सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या है भैया, हिंदी है। दिल्ली की राजभाषा हिंदी है। अगला सवाल देखिएगा,
प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश में कितने भेदों का उल्लेख मिलता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिएगा। प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश के कितने भेदों का उल्लेख मिलता है? 5 मिलता है, या 4 मिलता है, या 2 मिलता है, या 3 मिलता है? तो लल्ला यहां पर भी 3 मिलता है, नागर, उपनागर और ब्राचड़। यहां पे जो 3 है, नागर है और उपनागर है, और आपका तीसरे नंबर पे जो आता है लल्ला वो कौन सा है? ब्राचड़ है। यहां पे सवाल है प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश के कितने भेदों का उल्लेख है? तो 3 का उल्लेख है, जिसमें आपका नागर आएगा, उपनागर आएगा और ब्राचड़ आएगा। चलिए कौन सा जवाब सही है? डी इज द करेक्ट आंसर। आज का अगला सवाल खूबसूरत सा सवाल, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। अगर प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है जो आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को हमने लगाया है आपके लिए। देखिए लल्ला, अब देखिए 13 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से मिलते हैं? धर्म सूर्यकृत जम्बू स्वामी राशा में, भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में। बिल्कुल यही सही जवाबी होने वाला है आपका। यहां पे जो सवाल पूछा गया है, अपभ्रंश भाषा में प्राचीनतम उदाहरण निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में ही ये मिलता है। इसका सही वाला जवाब कौन सा है लल्ला? बी इज द करेक्ट आंसर। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संस्कृत में ऋण शब्द का पाली में कौन सा रूप मिलता है? हे, इना, हस्ति, इन। तो लल्ला ऋण का आपका इना मिलता है, इना अर्थ मिलता है लल्ला। 14 का जो आपका सही जवाब होने वाला है वो बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 15 नंबर देखिएगा, भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया? हेमचंद, शब्दानुशासन इनकी रचना है। सरहपा कतई नहीं। चंड, स्वयंभू, देखो स्वयंभू भी नहीं है, सरहपा भी नहीं है, हेमचंद भी नहीं है। सही जवाब कौन सा है आपका? चंड है। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा लल्ला आज के अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर देखिएगा 16 देखिएगा क्या कह रहा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? देखिए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पद्म प्रसून है? नहीं है। कर्मवीर है? नहीं है। प्रेम सागर किसकी रचना है? आप बहुत अच्छे से जानते हो, लल्लू लाल। प्रेम में अक्सर लोग क्या बन जाते हैं? लल्लू बन जाते हैं। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। किसका है भैया? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य यही है आपका। सी इज द करेक्ट आंसर, जो किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चौके चौबते, चुभदे चौबते, तमाम सारी इनकी रचनाएं हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? चलो बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अवहट्ट है, या प्राकृत है, या आपका संस्कृत है, या आपका पाली है? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? बच्चा जवाब दीजिएगा। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अवहट्ट है, जिसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने क्या कहा था? अवहट्ट को पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा था। किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। और उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अवहट्ट है। प्राकृत आपके जैन धर्म की भाषा थी, और इसी में जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ आगम लिखा गया है। और पाली आपके बौद्ध धर्म की भाषा थी, जिसमें बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक लिखा गया है। और संस्कृत आपकी देवों की वाणी देववाणी थी आपकी। चलिएगा इसका जवाब ए आपका सही है। अगला सवाल देखिएगा 18 नंबर, अपभ्रंश में अड़ा अड़ा भाषा किसने कहा? आचार्य दांडी ने कहा, किशोरीदास वाजपेयी ने कहा, भरत मुनि ने कहा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा। 18 नंबर सवाल का आप जवाब दीजिएगा। अपभ्रंश को अड़ा अड़ा भाषा किसने कहा? किशोरीदास वाजपेयी जी ने कहा। इन्होंने ही कहा है कि कारक की संख्या कितनी है? 6 है। कारक की संख्या 6 किशोरीदास वाजपेयी ने बताया है। वैसे कारक की संख्या कितनी है? 8 है। और किशोरीदास वाजपेयी ने संबंध और संबोधन को, संबंध कारक और संबोधन कारक को
कारक में नहीं रखा है। इन्होंने बताया कि इनका कोई काम नहीं है और आगे इनको जो ऐड किया गया वहां से 8 कारक हुए। और इनको क्यों ऐड किया गया संबंध और संबोधन को, इनका कारकों के समान व्यवहार देखा गया तो इनको भी अपने परिवार में मिला लिया गया। तो चलिएगा, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारकों की संख्या 6 है, वैसे हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। इस सवाल के जवाब में भी बी इज द करेक्ट आंसर है। भरत मुनि की रचना नाट्यशास्त्र है और डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी जी का आगे हम आपको दिखाएंगे, इनका भी कारनामा आपको दिखाएंगे। जो अपभ्रंश वगैरह है इन्होंने बताया है, क्या बताया है, कैसे बताया। अगला सवाल हो सकता है आपकी निगाहें उन्हीं का दीदार करें। आइएगा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिएगा, गोवा की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? चलो भैया जवाब दो। गोवा की सबसे पुरानी भाषा बंगाली है, कोंकणी है, मराठी है, हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 19 का आप जवाब दीजिएगा। गोवा की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो गोवा की सबसे पुरानी भाषा कोंकणी है। और मराठी आपके कहां बोली जाती है लल्ला? महाराष्ट्र में बोली जाती है। कहां बोली जाती है? महाराष्ट्र में बोली जाती है। चलो आज के अगले सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं। भारत के राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से उत्पन्न भाषा क्या है? भारत के राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से उत्पन्न भाषा क्या है? गुजराती कतई नहीं होगा, राजस्थानी कतई नहीं होगा। अब बचा मारवाड़ी और मेवाती। अब इन दोनों में आपको जवाब देना है कौन सा सही होगा? तो मारवाड़ी, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी भाषा अंडमान और निकोबार की भाषा है? बहुत लाजवाब सवाल है। देखो, टोटो है, कतई नहीं है। कोंकणी है, कतई नहीं है। जारवा बोली जाती है और कुछ क्षेत्र में आपके तेलुगु भी बोली जाती है। तो सी और डी दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। अगला सवाल देखिएगा, आज का 22 नंबर सवाल देखिएगा, सौराष्ट्री या नागर अपभ्रंश का संबंध कहां से है? बताइए, गुजरात से है, महाराष्ट्र से है, बिहार से है, राजस्थान से है। देखो, सौराष्ट्र का नाम ले लिया गया तो तुरंत आप समझ जाइए लल्ला, सौराष्ट्र प्रांत कहां पे है? गुजरात में है। कौन सा जवाब आपका सही है? पहला जवाब आपका सही है। चलो भैया, वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चन अच्छे हो, लाजवाब हो तो ढेर सारा प्यार दीजिए, वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, कमेंट करते रहिए, जवाब अपना कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। अपने अन्य दोस्त, साथी, सगे संबंधी को सूचित करिए कि अध्यायवार सीरीज का प्रारंभ हो चुका है, जो हिंदी को नस्ते नाबूद करने के लिए लेके आ रहा हूं मैं। आपके आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस, दरोगा और जीडी या यूपी के जितने एग्जाम होने वाले हैं, यहीं से आपके सवाल दिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आप अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा देके आए हैं, सब आपने देखा है, अपनी आंखों सामने देखा है। जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़े हुए हैं, सारे सवाल नोट से आए हुए हैं। सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको ना पढ़ाया गया हो। बीती क्लास में जो हमने केवल 8 क्लास ली थी, उस 8 क्लास से लगभग ढेर सारे प्रश्न वहां से भी आए हैं। जैसे वहां पे हम बताएं कि जो लास्ट क्लास, एकदम लास्ट आखिरी क्लास में हमने एक क्वेश्चन बताया था जिसमें कहानी के बारे में बता रहा था। ईदगाह डिक्टो वहीं से छपा हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम सारे प्रश्नों को गिना नहीं सकते हैं। तो लेकिन अब ये थोड़ा सा बेहतरीन होगा आपके लिए, अध्यायवार है। वहां पे हमने बहुत कम क्लासें की थी, लेकिन ऑफलाइन में जितने बच्चों को पढ़ाया है, सारे बच्चे खुद जानते हैं सब कहां से आया हुआ है। आपके जो पढ़ाया गया वहीं से आया हुआ है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल हो चुका है 23 नंबर, भूटिया, जोंखा, ग्रोमा, गुरुंग, लेप्चा, लिंबू भाषाएं कहां से बोली जाती है? अरे भैया, जवन नाम है ही ना कि क्या बताएं हम आपको। 23 नंबर का जवाब दीजिए। बड़ा घुमा फिरा के आपसे पूछ रहा है ना, कई भाषा है, बताइए कहां पे बोली जाती है? मिजोरम में, गुजरात में तो बोली नहीं जाती है, पंजाब में बोली नहीं जाती है, मिजोरम में भी नहीं। कहां बोली जाती है? सिक्किम। सी इज द करेक्ट आंसर। आज का अगला सवाल देखिएगा, 24 नंबर, त्रिपुरा में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा क्या है? बताइए भैया, त्रिपुरा में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा क्या है? नागरी है, चकमा है, अंग्रेजी है, नहीं बंगाली है। ए इज द करेक्ट आंसर। 24 का कौन सा सवाल सही है भैया? कौन सा जवाब सही है? पहला जवाब सही है। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखिएगा, बहुत कम सवाल अब आपके सामने बचे हुए हैं। 25 का जवाब दीजिएगा। त्रिपुरी भाषा का दूसरा नाम क्या है? कोक, बोरो, संथाली, कुमाऊनी, नेपाली। ना नेपाली है, ना कुमाऊनी है, ना संथाली है। यहां पे जो आपका सही जवाब है वो क्या है लल्ला? कोक बोरोक है। कोक बोरोक है। ए इज द करेक्ट आंसर। यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, 26 नंबर देखिएगा। ब्यांड और पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग
किस अर्थ में किया है? बहुत लाजवाब सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ लल्ला। साहित्य के अर्थ में, उदंडता के अर्थ में, भाषा के अर्थ में, संस्कृत के मानक शब्दों में, भिन्न, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों के अर्थ में। जी बिल्कुल सही जवाब है, डी इज द करेक्ट आंसर है आपका, यही जवाब आपका बिल्कुल सही है। 27 नंबर सवाल देखिएगा, बहुत लाजवाब सवाल, जिसको आप देख रहे हैं, जिनका आप दीदार कर रहे हैं, जिसका बहुत देर से इंतजार था, आपको जवाब देना है लल्ला। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के कितने भेद माने हैं? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के 7 भेद माने हैं और 7 भेद आपकी आंखों के सामने हैं। पहला सौरसेनी अपभ्रंश है, जिसमें आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 ठू आता है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, गुजराती है, फिर आपका ब्रजभाषा है। इनके हिसाब से इन्होंने जो माना है इस तरीके से माना है। पैसाची अपभ्रंश से लहदा और पंजाबी आती है, ब्राचड़ से सिंधी आती है, खस से मंडियाली, कुमाऊनी और गढ़वाली आती है, मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया आती है, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है, और महाराष्ट्रीय से आपका मराठी आती है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के कितने भेद माने हैं लल्ला? 7 भेद माने हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं लल्ला। चलो अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, रामचरित किस भाषा में लिखा गया? बहुत लाजवाब सवाल है। रामचरित किस भाषा में लिखा गया है? अवधी में लिखा गया है, छत्तीसगढ़ी में लिखा गया है, मैथिली में लिखा गया है, खड़ी बोली में लिखा गया है। खड़ी बोली आपके मेरठ के क्षेत्र में बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी आपको छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में और बिहार वाले क्षेत्र में आपकी मैथिली बोली जाती है। अवधी में लिखा गया है लल्ला। रामचरितमानस ठेठ अवधी में लिखा हुआ ग्रंथ है और अवधी का थोड़ा सा परिष्कृत रूप है रामचरितमानस जो लिखा गया है। इसकी रचना तुलसीदास जी ने किया है। किसने किया है लल्ला? तुलसीदास जी ने किया है। आगे चलिएगा, नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती? बहुत लाजवाब सवाल है, चलो जवाब दो। नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? असमिया, हल्बी और अंगामी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आप जवाब दीजिए भैया, बहुत लाजवाब सवाल है। क्वेश्चन नंबर 29 का आप जवाब दीजिए भैया, कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपकी अंगामी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है लल्ला? अंगामी। जो आपका सही जवाब है वो डी इज द करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, हिंदी के उद्भव के सही अनुक्रम को निम्न में से चयन कीजिए। बताइए हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है? सबसे पहले संस्कृत आई है, संस्कृत के बाद पाली आई है। देखिए कहीं पे पाली है, हाँ यहां पर भी है, संस्कृत तो है नहीं तो पाली यहां पर भी है भैया, संस्कृत को है नहीं तो यहां पे देखिए पाली यहां पर भी है और पाली यहां पे है। ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत। पाली के बाद प्राकृत आई है, कहां पे प्राकृत है? इसमें अपभ्रंश है, गलत है, यहाँ पे प्राकृत है, ये सही है। अब यही ऑप्शन में बचा है तो वैष्णव ही सही है, लेकिन आइए क्रमों हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले संस्कृत आई, संस्कृत 2 पार्ट में बटी, वैदिक लौकिक, वैदिक में वेद उपनिषद, लौकिक में रामायण महाभारत की रचना की गई। उसके बाद पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर सौरसेनी, पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आया, फिर सौरसेनी अपभ्रंश आया, फिर आपकी अवहट्ट आई, फिर आपकी क्या आई है? हिंदी आई है। इस तरीके से आपकी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, तो कौन सा जवाब सही है? ए इज द करेक्ट आंसर है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद फिर हिंदी। चलो आगे चलते हैं। बस अब आप सुनिएगा ध्यान से, आपके लिए कुछ जानकारी है जिनको हम आपके साथ साझा करते हैं। देखिएगा भैया क्या जानकारी है आपके लिए, आज की क्या जानकारी हम लेके आए हैं। देखिए लक्ष्य क्लासेज में बहुत सारा फाउंडेशन बैच आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, आप जानते हैं कि लक्ष्य क्लासेज प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सुल्तानपुर के विद्यार्थियों के लिए एकमात्र विकल्प है, जहां पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है आपको। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ का कंटेंट बहुत ही जबरदस्त और मजबूत होता है। जो विद्यार्थी परीक्षा में जाते हैं तो मुंह बोलते हैं कि वास्तव में लक्ष्य क्लासेस का कंटेंट बेहतरीन और दमदार होता है। एक मैराथन से 3-3, 4-4, 5-5, हाईएस्ट 9-9, 10-10 प्रश्न फंसा दिए जाते हैं 3-3, 4-4 घंटे की क्लास में। मेरे प्यारे बच्चे, आपके छोटे बड़े भाई बहन अनुज अग्रज जो सुल्तानपुर शहर में तैयारी की उम्मीद में वनडे एग्जाम की तैयारी करने के लिए सुल्तानपुर शहर की तरफ आ रहे हैं, उनको आप एक सही दिशा निर्देश दीजिए। एक ऐसी कोचिंग का चुनाव करवाइए जहां पे उनका भविष्य अच्छा हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लक्ष्य क्लासेज एकमात्र विकल्प है। निसंदेह इसमें कोई गुरेज नहीं कि प्रतियोगी छात्रों के लिए सिर्फ एकमात्र विकल्प सुल्तानपुर का लक्ष्य क्लासेज है, जहां पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपको दी जा रही है। इसी क्रम में बता दें कि मानसून ऑफर भी आ चुका है और मानसून भी आपका आ चुका है, बारिश के दिन भी आपके आ चुके हैं और कुछ नए बैचेज भी लॉन्च हो रहे हैं और नए बैचेज के साथ साथ आपको ढेर सारी छूट भी दी जा रही है। नई बैचेज, नई टेस्ट सीरीज की पूरी जानकारी देने के लिए हम आप सभी के समक्ष खड़े हुए हैं, जिसके क्रम में हम आपको बता दें कि आपके लिए एसएससी के लिए नया बैच आ रहा है
23 जून से समय की बात करें तो 10 बजे से आ रहा है। भैया रेलवे के लिए नया बैच भी 23 जून से आ रहा है, समय की बात करें तो 10:45 से आ रहा है। यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी पेट के लिए जो नया बैच आ रहा है 18 जून से आ रहा है, सुबह 7 बजे से आ रहा है। एसएससी जीडी के लिए नया बैच 18 जून से आ रहा है, सुबह 7 बजे से आ रहा है। दिल्ली पुलिस की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो 23 तारीख से नया बैच आ रहा है, सुबह 10:45 से आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश दरोगा, एसएससी जीडी, यूपी पेट, रेलवे इत्यादि एक दिवसीय एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो लक्ष्य क्लासेस के साथ जुड़िए और दिए गए नंबर पे आप संपर्क करिए। अपने साथी, दोस्त, सगे संबंधी को भी शेयर करिए, साझा करिए, उनको बताइए कि नया बैच लक्ष्य क्लासेस में आ चुका है। जो मोबाइल नंबर दिया गया है, इन सभी मोबाइल नंबर पे आप संपर्क कर करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए। आज के लिए इतना ही। अब हमारी तुम्हारी मुलाकात फिर से कल होगी, लेकिन उसके पहले एक सूचना, कल विशाल भंडारा है जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। लक्ष्य क्लासेस की तरफ से एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है जिसमें सभी विद्यार्थी छात्रगण का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं मैं अभी से, और कल आप सभी लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य आइएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, आई लव यू।